हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं चलिए, और इसको हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होंगी हम सब ख़त्म करेंगे और इससे बाहर एक भी थ्योरी नहीं आएगी, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में इसको देखने के बाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर कोई वायर है या कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो होता है तो तीन इफेक्ट निकलते हैं बाहर। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला जो इफेक्ट था वह हीटिंग इफेक्ट, जो कि हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ रखा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पिछले चैप्टर में। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, और नहीं पढ़ा है तो फिर हमारे वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट हम ख़त्म कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। सेकंड जो इफेक्ट होता है वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड जो इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट, वो हमें अभी नहीं पढ़ना। तो हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो होता क्या है, ये जो वायर है, मान लीजिए ये वायर जो थी इसका एक प्लेन बना लेते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर इस तरह से वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके प्लेन पे अगर एक कोई प्लेन है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस तरह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। यह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अगर करंट में वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे पता चला? एक कंपास रखा गया इधर तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी भी कंडक्टर से मैग्नेटिक करंट पास होगा तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ये तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक होगा जब तक करंट फ्लो होगी। जैसे करंट का हम कनेक्शन कट कर देंगे या फिर हम ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बंद कर दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगी। मतलब कि ये तभी तक जब एग्जिस्ट करेगी जब तक करंट फ्लो होगा वायर में। करंट जैसे ही बंद हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगी। और एक ये मैग्नेट देखते हैं हम, इसमें फील्ड लाइन्स हम समझेंगे कैसे बनाई जाती हैं। ये कौन सा मैग्नेट है? एक बार मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। इस तरह से नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे एंड होंगी। हर डायरेक्शन में होंगी ये, इस तरह से जा रही हैं। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये वाले भी इस तरह से साउथ से नॉर्थ। ये क्या बना रही है? एक सर्कुलर लूप इस तरह से आ रही है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं? सर्कुलर लूप। ये सब अभी हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं ये, और कहाँ पे एंड होती हैं? एंड्स एट साउथ पोल। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही थी, मतलब ओरिजिनेट हो रही थी। ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होना होता है। तो नॉर्थ से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जा रहे थे? साउथ तक। तो ये हो गया पहला पॉइंट, सिंपल से था। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरी प्रॉपर्टी है दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन से यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से चलते चलते गई, और मैग्नेट के अंदर भी है साउथ से नॉर्थ। तो आपको क्या दिख रहा है? इस तरह से सर्कुलर पाथ दिख रही है। ये नॉर्थ पोल था, मान लीजिए एन लिखते हैं, यहाँ साउथ। तो यहाँ से ये
चलती हुई आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ थी। क्या है, क्लोज्ड लूप बन गया। तो ये दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना डेंसर होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब इनमें बताइए किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा जो घना है, जो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस है, एक ही पास में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा। वहीं ये अवे हैं, अगर बहुत दूर दूर हैं, इनका डिफरेंस ज़्यादा है, फ़र्क ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, वीक मैग्नेट होंगे। फिर यही है तीसरी प्रॉपर्टी कि डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेट, एंड लेस डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वीकर इज द मैग्नेट। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी, नॉर्मल सी थी, इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे। एक और इससे समझ लेते हैं। ये जो नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, यहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। तो ये रहा, यहाँ पे ज़्यादा डेंसर है। वहीं इधर की अगर बात करें तो इस तरह से आते हैं कुछ फील्ड लाइन्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो होती है, वीक होती है, लेकिन यहाँ पे नियर पोल्स मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा डेंसर हैं, और पोल्स के पास वो क्या है, बहुत ज़्यादा अवे हैं, फार्दर हैं, तो इसलिए यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप की। और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिएगा आप लोग पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी ऐसे नहीं जा सकती। इसका रीज़न साफ साफ क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए। कैसे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाए, तो यहाँ टेंजेंट बनाया हमने, यहाँ भी टेंजेंट बनाते हैं कुछ इस तरह से। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों, इसका रीज़न पूछा जाता है एग्जाम में, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट अदर, या फिर हाँ, तो रीज़न आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज इफ़ दे डू सो, मतलब कि अगर वो करेंगे, बिकॉज इफ़ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हो जाएंगे, हेंस टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हैं विच इज़ इम्पॉसिबल, तो ये था रीज़न। तो हमने पढ़ लिया अभी तक क्या क्या, हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या मतलब, ये तो नहीं, हमने देखा कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली, 4 प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि स्ट्रेट है, उसके लिए हमें क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंडक्टर बनाना होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये रहा, और इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का एक राइट हैंड थंब रूल होता है कि आप अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखिए, थंब को, राइट हैंड के थंब को,
और फिर देखिए आपकी फिंगर्स किधर कर्ल करिए फिंगर्स को। तो अभी मैं कर्ल करूँगा तो क्या होगा, मेरे फिंगर्स इनटू द पेपर जाना, मतलब पेपर के अंदर जा रही हैं। वही मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो मेरी फिंगर्स आउटसाइड द पेपर, ये पेपर से बाहर आ रही हैं इधर इस डायरेक्शन में। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो अंदर जाते हैं तो हम क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस का मतलब क्या, इनसाइड। डॉट अगर बनाएंगे तो आउटसाइड, मतलब कि बाहर आ रही है। आप लोग एरो समझ सकते हैं, तीर जो होता है आपने देखा होगा रामायण में, ये जो एरो होता है, अब इसमें क्या होता है, आप पीछे से देखोगे, आगे से देखोगे तो क्या होगा, पॉइंटेड चीज़ सामने आ रही होगी, ये पॉइंट दिख रहा होगा। पीछे से देखोगे तो आपको क्रॉस दिखेगा इस तरह से। तो वही है कि ये पीछे से देखोगे तो इधर जा रही होगी, मतलब ये इनसाइड है। इधर देख रहे हैं तो हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही थी, तो ये आउटसाइड हो गया। तो अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ प्लेट बना लेते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही थी, यहाँ से अंदर जा रही थी, फिर यहाँ से बाहर आ रही थी। इस तरह सर्कुलर लूप बनाएंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन जाएंगी। तो ये क्या हो गया, अगर तब आपको बनाना होगा स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर के लिए, तो आप क्या बनाएंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से। तो इस तरह से बनेंगी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी वायर के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। लूप क्या होती है, मान लीजिए कोई ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए और अपने फिंगर्स को कर्ल करें। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अंदर जा रही हैं, तो इधर से बाहर आ रही हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी यहाँ से अंदर जा रही होंगी और इधर से बाहर आ रही होंगी। तो एक चीज़ गौर करते हैं हम लोग, अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, सर्कुलर बनेंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर प्लेन में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा बता पाना प्रैक्टिकली ज़्यादा सिंपल होता है, कॉपी पे उतना समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोग देख लीजिए। सिर्फ एक बात क्या ध्यान, आपने क्या देखा था कि ये जो बार मैग्नेट होता है उसको नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं, तो नॉर्थ से निकलती हैं लाइंस और साउथ पे एंटर करती हैं इस तरह से। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो करंट फ्लो रहा है वो है क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है। तो हम एक और बार क्लियर करते हैं कि होगा क्या, कि ये साउथ पोल से अंदर आती हुई लाइन इनसाइड आती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, कि इस पॉइंट पे लाइंस अंदर आ रही थी, इस तरह से हमने करके देखा था, करंट के डायरेक्शन में रख के, तो अंदर जा रही थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब भी करंट, यहाँ पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो जब भी करंट क्लॉकवाइज हो तो वहाँ पे जो लूप बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, साउथ पोल। कौन सा पोल आएगा, जनरेट होगा साउथ पोल। और जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल। सिंपल से था ये, कुछ करना नहीं है हमें, बस यहाँ पे अपने थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और चेक करना है थंब रूल से। तो इनसाइड जा रही है ना इधर, तो यहाँ पे इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी इधर से आउटसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड की कब जाती हैं, साउथ पोल होता है तब जाती हैं, तो यहाँ पे साउथ पोल हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अभी देखा जो क्लॉकवाइज होगा उससे साउथ बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलो बना के देख लेते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं, जगह खाली है, स्पेस। तो ये हो गया लूप। इस बार करंट जो फ्लो रहा है वो इधर फ्लो हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। कैसे, हम यहाँ बना के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैमरा यहाँ पे आप अपने करंट के डायरेक्शन में थंब रखा हमने, तो इधर क्या जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, इधर से क्या आ रहा है, आउटसाइड आ रहा। तो यहाँ से आउटसाइड आएगा इधर, मतलब पॉइंटेड, और आउटसाइड कहाँ होता है, नॉर्थ में। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगी।
इसका डायरेक्टली मतलब क्या है, समरी में देखें तो अगर आपको साउथ पोल चाहिए तो आप करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करा दीजिए, अगर आपको नॉर्थ पोल चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा दीजिए। यही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है आपने पहले भी सुना होगा, या फिर नहीं भी जानते तो देख लेते हैं क्या होता है सोलेनॉइड। ये है सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह सोलेनॉइड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करा देंगे यहाँ से। करें अब कनेक्शन कर सकते हैं बैटरी का, अभी हमको नहीं दिखा रहे। डायरेक्टली करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होते होते ऐसे जाएगा करंट, यहाँ से ऐसे बाहर आएगा ऊपर की तरफ, फिर इसी तरह से फ्लो होते हुए पूरे सोलेनॉइड में फ्लो होगा और लास्ट में यहाँ से एग्जिट कर जाएगा करंट। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इस साइड से अगर हम जाके देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो लूप है वो क्लॉकवाइज चल रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज दिखाई देगा बिल्कुल। और इस साइड से अगर हम देखें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल, तो यहाँ पे मतलब ये क्लॉकवाइज इधर से दिख रहा तो ये साउथ पोल हो जाएगा हमारा सोलेनॉइड का, और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो क्या होगा, ये कुछ लाइंस बना ली हमने। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, लाइंस बाहर आती हैं आउटसाइड, तो ये बना लेंगे हम आउटसाइड, और यहाँ से साउथ पोल से अंदर जाती हैं। सोलेनॉइड था जो ये लाइंस बन के आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको हम थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं कैसे बनेंगी। तो ये जो लाइंस है इस तरह से आएंगी बाहर की तरफ, वापस घूम के साउथ पोल में चली जाएंगी, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ये फील होगा। ऐसे आएंगे, ऐसे मिल जाएंगी, इधर भी यही सेम चीज़ होगी। तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह दिखाई देगा। आप इस सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ भी ऐसा ही सीन होगा, कुछ इस तरह से लाइन्स आएंगी, ऐसे सेम चीज़ होगी जो सोलेनॉइड के साथ हो रही है। तो अब क्या चीज़ होती है, अब क्या पूछा जाता है, जो पूछा जाता है, आप पूछा था ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे घटा सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सब देखना है हमें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगला क्या देखना है, फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है। तो जो पहला फैक्टर है वो है एन मतलब कि एक लेंथ, मान लीजिए कि ये एक सोलेनॉइड की लेंथ है और सेम लेंथ की एक और सोलेनॉइड है। अगर इसमें इस तरह से 2 टर्न्स है और इसमें वहीं बहुत सारे टर्न्स है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये ज़्यादा होगी इससे ज़्यादा होगी इसकी। जो सेकंड वाले की है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी, जो सेकंड वाले की स्ट्रेंथ है फर्स्ट से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें टर्न्स ज़्यादा हैं उसी लेंथ में, मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने वो है टर्न्स हैं, इस बात पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा टर्न्स एक यूनिट लेंथ में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो पॉइंट होता है वो है करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरी जो चीज़ है जिस पर वो डिपेंड करता है वो है मीडियम ऑफ जो मीडियम है, जो आसपास जो सराउंडिंग का जो स्पेस है वो क्या चीज़ है, मतलब जो मीडियम रखा हुआ है यहाँ पर। मान लीजिए सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के आसपास हमने अभी एयर है, कुछ देर बाद इसको अगर हम वाटर में रख दें तो इसकी फील्ड पे असर पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, या फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो सराउंडिंग मीडियम है, पानी में, ऑयल में रख दे तो क्या होगा, वाटर में रख दे तो क्या होगा, एयर में रख दे तो अलग अलग बिहेवियर आते हैं। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनॉइड या फिर यूजेस कह सकते हैं कि कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो पहला जो यूज़ होता है वो मैग्नेट बनाने का काम आता है। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर,
तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टेम्पोररी मैग्नेट्स। वहीं अगर आप इसके कोर के अंदर अगर आप वो रख दें हार्ड कोर आयरन, फिर हार्ड आयरन कोर, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। कहाँ रखने की बात कर रहे हैं हम, सोलेनॉइड के अंदर। ये जो सोलेनॉइड था इसके अंदर अगर हम रख दें इस तरह से एक कोर अंदर ऐसे लगा के, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये सॉफ्ट हुआ तो टेम्पोररी मैग्नेट बनेगा, अगर ये हार्ड हुआ तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख लेते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या देखना है, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ भी कोई वायर है मान लीजिए जिसमें नीचे फ्लो हो रहा, तो इन दोनों से इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपस में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। तो वो कितनी होगी ये तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो 12th क्लास में हमारी आएगा, पढ़ेंगे हम आगे। अभी तो 10th में हमें सिर्फ ये डायरेक्शन पता करना होता है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगी, वो मतलब अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस ओरिएंटेशन में रख लीजिए, मतलब कि ये जो पहले थंब और ये जो इंडेक्स फिंगर है उनको ऐसे परपेंडिकुलर, और फिर आपको ये मिडिल फिंगर को भी ऐसे परपेंडिकुलर कर लेना है। तो ऐसे करने के बाद आपको क्या देखना है कि इसमें थंब क्या डिनोट करता है, मिडिल फिंगर क्या डिनोट करती है और इंडेक्स फिंगर क्या डिनोट करती है, ये देखना है हमें। तो थंब क्या डिनोट करता है, थंब डिनोट करता है फोर्स को। तो हम क्या लिख लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ हमें थंब को करना है। मिडिल फिंगर क्या करेगा, करंट को डिनोट करेगा, और जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको डिनोट करेगा, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। तो हम बना लेते हैं, मान लीजिए एक वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा इस डायरेक्शन में, और हमें क्या करना है, एक फील्ड लगा दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना है किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है हमें। तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, ये हमारा वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा आई ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसको बताने के लिए हमें कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लीजिए, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। तो इंडेक्स फिंगर हमारी ये है, इसको हमने कर लिया इसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर हमें क्या करना, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर ये है तो इसको करंट की डायरेक्शन में कर दिया ऊपर की तरफ इस तरह से, और फिर ये जो थंब है हमारा ये किस तरह से अंदर की तरफ डिनोट कर रहा है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ये इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो थंब है वो है अंदर की, ये जो करंट है पहले ये देख लीजिए, ये करंट के डायरेक्शन में है मिडिल फिंगर, और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो हमारा थंब किधर जा रहा है, अंदर, इनसाइड, तो ये नीचे जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है। फोर्स कैसा लगेगा, ये इनसाइड, ये थंब क्या बताता है, फोर्स क्या बताएगा, इनसाइड जा रहा पेपर के। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लिया, इस डायरेक्शन में। और ये क्या है, मिडिल फिंगर हमारी करंट है, करंट के डायरेक्शन में हमने इसे कर लिया। तो हमारा जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो फोर्स, थंब किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा, फोर्स कैसे लगेगी, इनसाइड। तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो गया, फोर्स इनसाइड हो गया, मतलब कि ये जो पेज के अंदर है चला जाएगा फोर्स, या फिर लिख सकते हैं इनवर्ड्स, या इनटू द पेज भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या कि अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, उसमें इसी में 5 मिनट में क्लियर कर देंगे अच्छे से डिटेल, बहुत सारे एग्जांपल से, जिससे कि आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी ये वन शॉट है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते एक टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग अगर चाहे तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। टॉपिक है वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर में हमें पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल लिखने को पूछ लेता है कभी शॉर्ट में। तो प्रिंसिपल है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ये अभी हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि इसको एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप एक करंट कंडक्टर लेंगे और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे परपेंडिकुलरली, और फिर करंट भी पास कराएंगे परपेंडिकुलर, तो आप वो जो कंडक्टर है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जस्ट इसी प्रिंसिपल पर डीसी मोटर वर्क करता है। तो हम देखेंगे डीसी मोटर की वर्किंग क्या है। वर्किंग देखने से पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं डीसी मोटर होता क्या है। तो डीसी मोटर इज अ machine which converts electrical energy to mechanical energy based on the principle of magnetic effect of current। डीसी मोटर फ्रेंड्स एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है। तो अब हम देखेंगे इसका वर्किंग। थोड़ा सा जो 3D डायग्राम है वो थोड़ा सा वो होता है, कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो पहले देख लेते हैं 3D है क्या, उसके बाद मैं 2D में समझा दूंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा डीसी मोटर का सेटअप। यहाँ पे हमने दो मैग्नेट लगा रखे हैं, एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट के दो पोल्स हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी आप बस समझिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल हमने रखा है। और ये बीच में जो कॉइल रखी है हमने, इसको आर्मेचर बोलते हैं या फिर आर्मेचर कॉइल, इस कॉइल को। और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे दो ये रिंग्स है। दो रिंग्स को हम हाफ डी रिंग्स भी बोलते हैं या फिर आप कम्यूटेटर रिंग्स भी बोल सकते हैं। ये जो रिंग्स होती हैं इसको मूव करने में हेल्प करती हैं। और ये जो है जो दो ब्रशेस हैं B1 B2, ये दोनों ब्रश लगे हैं। यहाँ दोनों रिंग्स है, ये दोनों डी शेप्ड की, ये बगल में ब्रश हैं। और इसको हम डायरेक्ट करंट से कनेक्ट वो किए हैं, कनेक्शन दिए हैं डायरेक्ट करंट से, डीसी करंट से, इसलिए इसको डीसी मोटर बोला जाता है। तो सीन क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कनेक्शन देंगे आप, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि इसको टर्न करेगी। बिल्कुल ये जैसे ये कॉइल है आर्मेचर कॉइल, तो इसको टर्न होगा, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा पूरा राउंड राउंड, कई बार ये रोटेट करेगा। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ हम नोटेशन लिख देते हैं, है क्या क्या ये क्या है, मैग्नेट्स है। ये क्या है हमारा आर्मेचर कॉइल, ये क्या है हमारे कम्यूटेटर रिंग्स या फिर डी शेप्ड रिंग्स भी आप बोल सकते हैं। ये क्या ब्रशेस है जो कि कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। ब्रशेस है, ब्रशेस लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 3D सेटअप। अब हम देखते हैं 2D सेटअप में। ये यहाँ पे हमने 2D सेटअप बना लिया है। तो ये मान लीजिए कोई कॉइल है, तो ये नॉर्थ से साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से जा रही होंगी। ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। हुआ क्या कि इस कॉइल में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देखेंगे। होगा क्या कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को रख लेंगे और करंट के डायरेक्शन में हम कर लेंगे मिडिल फिंगर। तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा वो मार्जिन हो जाएगा इसका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। जो फोर्स लगे इस डायरेक्शन में अपवर्ड, फोर्स क्या करेगी, इस कॉइल को रोटेट कर देगी और ये बार बार रोटेट होने लगेगा। तो यही है वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। इसी प्रिंसिपल पे डीसी मोटर वर्क करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। और अगर आप लोग को इसकी थ्योरी चाहिए होगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स की थ्योरी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पूरी थ्योरी ले सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जिस तरह से लिखना होता है। यहाँ पे मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें 1 शॉट में ख़त्म करना है पूरा चैप्टर। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हुआ है AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या होता है फिर देख लेते हैं। AC जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो AC जनरेटर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप एनर्जी देंगे, या फिर आपने देखा होगा जनरेटर, आप लोग क्या करते हैं, एक बार उसको घुमा दिया जाता है फिर वो चलने लगता है जिससे कि करंट बनता है। तो वहाँ क्या होता है, घुमाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं और उससे करंट बनता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है।
तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डिटेल में 12th क्लास में है, अभी बस आप लोग समझ लेना है, नाम जाननी है बस। और इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड जब जब चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होता है कॉइल में, यही मेन इसका प्रिंसिपल यही है। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं क्या है। दो मैग्नेट्स हैं और ये क्या है, आर्मेचर कॉइल, और ये दोनों क्या है, स्लिप रिंग्स हैं, S1 S2 भी बताते हैं ये क्या करेंगे। ये B1 B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस, और ये एक लोड लगा, बल्ब लगा है। अब वो ये क्या है, एक्सेल। एक्सेल मतलब कि ये हैंडल है, यही पकड़ के हमें इसे घुमाना है, इस कॉइल को ऐसे रोटेट कराना है। हुआ क्या, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब जैसे जैसे इसे घुमाएंगे, कॉइल पहले ऐसे होगा, फिर ये टर्न होते होते ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा। अभी कितने लाइन्स पास करेंगे, अभी एक भी लाइन नहीं पास कर रही होंगी, लेकिन जैसे वो टर्न होगा अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइन्स पास करेंगे, फिर टर्न होगा, फिर भी नहीं, फिर एक भी नहीं पास करेंगे। फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी 0 पास कर रही है, फिर कुछ पास कर रही है, फिर 0 पास कर रही है, तो चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही हैं, पास होना चेंज, उनका चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, जल जाएगा। एक्सेल से हम घुमाते हैं, और अभी अगर हम स्लिप रिंग्स कनेक्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली बल्ब कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, हम जैसे जैसे टर्न करेंगे वैसे वैसे फंस जाएगा बल्ब में। तो स्लिप रिंग्स कनेक्ट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। B1 B2 ब्रश क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स और ये बल्ब का कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। B1 B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस। आर्मेचर कॉइल क्या होता है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर से कॉइल बना होता है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग कर देते हैं कॉपर की। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बाहर जाती हैं उनको भी अपने में अट्रैक्ट कर लेता है। स्लिप रिंग्स का भी काम देख लेते हैं। स्लिप रिंग्स मेंटेन्स कांस्टेंट बिटवीन कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कॉइल। स्लिप रिंग्स किस काम में आती है, ये रोटेट होगा तो ये कांटेक्ट बनाने का काम आती है, रोटेट होगा तो स्लिप रिंग्स में कांटेक्ट बना रहेगा, जिससे एक बल्ब ग्लो करता रहेगा। स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, जो आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है उसका कांटेक्ट बनाए रखने में मदद करती हैं ब्रशेस के साथ। ब्रश क्या करता है, मेंटेन करता है स्लिप रिंग्स को और एक्सटर्नल लोड को, कनेक्शन जो है मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये हो गया वर्किंग, कैसे वर्क करती है। होगा क्या, ये बार बार चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि लाइंस जो आ रही हैं जा रही हैं चेंज होंगी, चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, फैराडेज ने। तो ये आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही था एसी में। तो एक बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो कितना ज़्यादा चेंज कर रहा है। तो आप जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे, जितने ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेंगे, जितने ज़्यादा स्पीड से ये चेंज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वैसे वैसे उतना ज़्यादा करंट इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो एक और चीज़ है एसी करंट। एसी करंट क्या होता है, ऐसा करंट होता है जो जो बार बार चेंज होता है और उसकी वैल्यू और डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। मतलब कि अगर करंट एक बार इस तरह से जा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से जाएगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, कभी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे चेंज होती रहती है। तो हम देख एसी करंट क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, और जो कि अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती है हर अल्टरनेटिव इंटरवल पे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में काम आता है। अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो स्टेप अप होगा, डिक्रीज़ करेगा तो स्टेप डाउन होगा। ये भी लिख देता हूँ मैं, इंक्रीज़ हुआ तो स्टेप अप, डिक्रीज हुआ तो स्टेप डाउन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक प्रिंसिपल है, इसको डिटेल में आपको 12th में पढ़ना है, तो अभी हम बस नाम जानेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये है ट्रांसफार्मर। ये इसका सेटअप है, यहाँ पे इनपुट करंट हम दे रहे हैं, ये कॉइल है, इसको यहाँ पे बाइंड किया गया है इस तरफ, ये आउटपुट करंट का कॉइल है, इसको इधर बाइंड किया गया है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, जब इसको कोर ऑफ ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं क्योंकि ये दूसरा है। और अब देखते हैं किसको क्या बोलना है। इनपुट साइड में ये जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे वीपी, और आउटपुट साइड में ये जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे वीएस। इनपुट से आउटपुट साइड में जो करंट निकलेगा ये इधर से, उसको बोलेंगे आईएस, और आउटपुट साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये कितनी बार घुमाया गया
उसको बोलेंगे NS, मतलब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये एक रिलेशन होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स, ये देख लें, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे जिस साइड, अगर आपको सेकेंडरी साइड आउटपुट में ज़्यादा करंट चाहिए तो आपको ये सब कम करना पड़ेगा। अगर आपको आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप ज़्यादा बाइंडिंग कीजिए आउटपुट में। यहाँ मैं बनाता हूँ एक बार फिर से। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे बाइंडिंग थी, यहाँ पे बाइंडिंग थी। अगर आपको आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो आपको यहाँ ज़्यादा बाइंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको इनपुट में ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो आपको इधर ज़्यादा बाइंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आपको आउटपुट में ज़्यादा करंट चाहिए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको यहाँ जितना कम करंट चाहिए उतना ज़्यादा बाइंडिंग करिए, जितना ज़्यादा करंट चाहिए उतना कम बाइंडिंग करिए। अगर आपको बहुत हाई करंट चाहिए, हाई करंट चाहिए अगर, तो क्या होगा, आपको बाइंडिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। जो नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स को आप डिक्रीज़ करिए। करंट ज़्यादा चाहिए आपको तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज ज़्यादा चाहिए फिर भी तो आपको वोल्टेज चाहिए ज़्यादा तो आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करिए। करंट कम चाहिए तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करिए। करंट ज़्यादा चाहिए तो इन दोनों को डिक्रीज़ करिए, मतलब कि नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम करिए तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था ट्रांसफार्मर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो इतने से जितनी थ्योरी है यही है। और अगर आपको इसमें मैंने वर्किंग का थ्योरी लिखवाया नहीं है, आपको चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा पूरी हैंड रिटन थ्योरी, जो कि आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहीं तक थी ये चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।